यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सबसे स्टार्टिंग फिजिक्स का, सबसे बेसिक फिजिक्स का। ठीक है, इस सारी क्वांटिटीज़ को देखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बता सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं? फंडामेंटल सर क्वांटिटी, हाँ बोलिए। सर लेंथ, मास, हम्म, टाइम, टेम्परेचर, हम्म, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम्म, luminous intensity हम्म, and current. करेंट। देखिए फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ कि सबसे बेसिक क्वांटिटी है ये। ठीक है, इसको फर्दर डिराइव नहीं किया जा सकता। जैसे बोलें कि अगर कोई घर बनाते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा एक ईंटा, हमारे पास एक ब्रिक है हमारे पास। ठीक है, इसी ब्रिक को ऐड करके हम एक घर बनाएंगे या जो भी आप बनाइए। ये बेसिक जो ब्लॉक्स हैं हमारे, यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे। ये जो बेसिक ब्लॉक्स हैं हमारे, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और इसी फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जैसे हमने लेंथ बताया, मास बताया, करंट बताया, टेम्परेचर, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और कुछ छूट रहा है क्या? So current. करंट, करंट हो गया यहाँ पे 7 हो गए टोटल। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज हैं। इसी के जितना भी क्वांटिटी हम लोग देखें ना, फिजिकल क्वांटिटी, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग देखेंगे, उस फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे बेसिक क्वांटिटी होगा। इससे फर्दर यानी इन्हीं को ऐड करके, इन्हीं को जोड़ तोड़ के हम कुछ अलग दूसरी क्वांटिटीज़ बनाएंगे, लेकिन इससे इसके अलावा कोई और फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होंगे। ठीक है, इसमें डेफिनेशन में भी लिखा गया है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट का मतलब कि जो भी दूसरे इनके अलावा, इन सातों के अलावा जो भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उनका यूज करके हम इन्हें नहीं बनाएंगे। यही सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं हमारे। ठीक है, नॉट यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, अब आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, कि डिराइव्ड क्वांटिटी किसे बोलेंगे। तो बता सकता है डिराइव्ड, फंडामेंटल क्वांटिटी हमने बता दिया, उसके बेसिस पे डिराइव्ड क्वांटिटी बता सकते हैं क्या? So derived quantities are the quantities that can be represented in terms of fundamental quantities. आर अदर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसे बता सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। स्पीड को अगर मैं देखूँ तो क्या होता है बेसिकली, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गए। इसी तरह एक्सेलरेशन हो गया, इसी तरह मोमेंटम हो गया। इस तरह कई सारे क्वांटिटीज अभी हम आगे डायमेंशनल फार्मूला में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के आगे आता है यूनिट्स, क्योंकि चैप्टर ही हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स में आता है तो फंडामेंटल जो भी हमारे पास क्वांटिटी थी उनका यूनिट क्या होगा। ठीक है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जैसे लेंथ को हमने बोला, लेंथ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होगा कुछ, अभी देखा जाएगा आगे। मास है, इसी टोटल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वही उनके जो यूनिट्स होंगे वही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इनका भी सेम डेफिनेशन है, इनको फर्दर डिराइव नहीं किया जा सकता, या फिर दूसरे फंडामेंटल या दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इसको बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इससे सिंपलर यूनिट कुछ और नहीं हो सकता है, सबसे बेसिक यूनिट यही है हमारा। जैसे लेंथ का मीटर, मास का केजी। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट सबसे बेसिक यूनिट्स हैं, इन्हीं को यूज़ करके दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स में। सेम फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं स्पीड का ही। स्पीड हमारा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन आप यहाँ देखो, डिस्टेंस का अपनी यूनिट है लेंथ, या फिर जिसको हम बोलेंगे मीटर में इसको मेजर किया जाएगा। ठीक है, और टाइम को सेकेंड में, तो हमारे इसकी यूनिट आ जाती है मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली है क्या, फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन है। फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से हम डिराइव्ड यूनिट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ये डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस क्या स्टैंड करता है, कोई बताएगा हमको?
सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस ये टोटल 4 सिस्टम्स हैं हमारे पास, लेकिन इसमें से जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो एसआई है, ठीक है, और हम लोग यही पढ़ेंगे। बस इंट्रोडक्शन पर्पज़ के लिए ये सीजीएस है, ये एफपीएस है और ये एमकेएस है। आप में से कोई बताएगा सीजीएस सिस्टम में सीजीएस क्या स्टैंड करता है? So centimeter, grams and second. सिंपल, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकेंड है, तो आप बताओगे सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। ग्राम, Yes, sir. मास, सेकेंड, टाइम, ठीक है। एफपीएस में आ जाते हैं। एफपीएस ये ब्रिटिश सिस्टम था, ये हमारा फ्रेंच सिस्टम था, ठीक है। एफपीएस हमारा ब्रिटिश सिस्टम। इतने सारे सिस्टम शुरुआत में बन कैसे गए, फिर लास्ट में एक एक्सेप्टेड कॉमन प्लेटफॉर्म पे क्यों आना पड़ा? देखिए रीज़न क्या है, जब फिजिक्स का मतलब प्रोग्रेस शुरू हुआ, काफ़ी फिजिक्स के बारे में लोगों मतलब रिसर्च होने लगा, सब कुछ होने लगा, तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए था सभी के लिए। इस धरती पे जितने लोग हैं सभी के लिए एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए था, कॉमन एक यूनिट होना चाहिए था, कॉमन एक सिस्टम होना था। अगर सबके लिए कॉमन सिस्टम है तो सबके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी थ्योरी या किसी भी चीज़ के बारे में बताना या जानना, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग सिस्टम्स होते, तो मान लीजिए आप सीजीएस में बात कर रहे हो, मैं एफपीएस में बात कर रहा हूँ, तीसरा आदमी एमकेएस में बात कर रहा है, तो कुछ किसी को कुछ लिंक समझ में नहीं आएगा। अगर एसआई सिस्टम एक कॉमन पॉइंट बनाया गया कि हाँ ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, 1960 कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया गया। एफपीएस हमारा ब्रिटिश था, एफपीएस में हम बता सकते हैं एफ किसके लिए स्टैंड करता है? एफपीएनएस। So foot, pound and second. बहुत अच्छे। इनका जस्ट इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस होता है, एमकेएस होता है। एमकेएस किसके लिए है? ये भी अगेन फ्रेंच सिस्टम है। So meter, kilogram and second. मीटर, किलोग्राम है, सेकेंड, बहुत अच्छे। लेकिन लास्ट में एक्सेप्टेड हुआ एसआई, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इनको देखते हैं कौन कौन से हैं। टोटल 7 क्वांटिटी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके बेसिक यूनिट्स हमारे सामने हैं, ठीक है। और उनके सिंबल क्या क्या होंगे। जैसे लेंथ है हमारे सामने, लेंथ के बेसिक यूनिट मीटर, ये याद होना चाहिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि जब डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे ना, तो ये जो सिंबल है हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारे एसआई क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स हैं, टोटल 7 है। लेंथ, मास के पे आते हैं, इसका बेसिक यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। सिंबल कैसे लिखना है ये भी देखना है। टाइम सेकेंड, और इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर है, केल्विन है, सेंटीग्रेड में नहीं है बच्चे, ये केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमारा बेसिक यूनिट केल्विन है, इसको फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है कि इन दोनों में से क्यों नहीं है। बेसिक यूनिट केल्विन माना गया, बाद में कन्वर्जन इसका आया, ठीक है। तो टेम्परेचर का जो सिंबल है वो कैपिटल के से है। इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एम्पियर है, इसका सिंबल कैपिटल ए है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, और इसको MOL, मोल इसका सिंबल है। यहाँ तो कोई दिक्कत कहीं पे किसी को? इस 7 बेसिक यूनिट्स हैं, इसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और आते हैं। 7 बेसिक यूनिट्स हैं, इनके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और आते हैं, जिसमें से जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं कौन कौन से हैं? एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। तो बता सकता है क्या कि प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, केवल नाम से इंटरप्रेट कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, केवल नाम से आप इंटरप्रेट करके बताइए कि प्लेन एंगल का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है प्लेन एंगल में, और सॉलिड एंगल का क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है सॉलिड एंगल में। मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है, तो प्लेन एंगल से हम क्या बता सकते हैं? केवल बस उसके वर्ड्स को देख के, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल से हम क्या बता सकते हैं? सॉलिड एंगल। कोई केवल नाम से बताइए। मान लीजिए नहीं पता, हमें भी नहीं पता है क्या है मान लीजिए, लेकिन अगर नाम हमने पढ़ लिया कि प्लेन एंगल लिखा है, सॉलिड एंगल लिखा है, तो ये मतलब केवल नाम से हम कुछ बता सकते हैं क्या इसके बारे में, इसके नाम से केवल?
देखिए प्लेन एंगल का मतलब मैं अगर कहूँ केवल नाम से मैं बताऊँ, आगे इसका भी डेफिनेशन पूरा पढ़ेंगे कि बेसिकली प्लेन एंगल है क्या, सॉलिड एंगल है क्या, लेकिन अभी इस स्टेज पे अगर मैं केवल बताना चाहूँ प्लेन एंगल है क्या, अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक प्लेन में जो भी एंगल बन रहा होगा, अब वो जो भी हो, ठीक है, यानी ये 2D है, 2 डायमेंशनल है। सॉलिड एंगल में एक थ्री डायमेंशन में जो एंगल बन रहा होगा वो सॉलिड एंगल है। एक 3 डायमेंशन में जो भी एंगल फॉर्मेशन हो रहा होगा, अब वो एंगल कैसे बन रहा है, उसका क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी अगर केवल नाम से हमें बताना हो कि प्लेन एंगल क्या है, तो कहेंगे प्लेन, एक प्लेन में कितने डायमेंशन हुए, टोटल 2 डायमेंशन हुए प्लेन में, एंड 2 डायमेंशन में जो भी एंगल बन रहा होगा उसे प्लेन एंगल बोल दिया हमने। और सॉलिड एंगल में एक 3 डायमेंशन में जो भी एंगल बन रहा होगा उसे सॉलिड एंगल बोल दिया मैंने। तो ये तो केवल रफ रफ बातें हुई, रफ टाइप की बातें, कंप्लीट ये ट्रू नहीं है। लेकिन हाँ, इससे इतना अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, ये जो बेसिक एसआई यूनिट्स हैं हमारे सामने, ये जो बेसिक एसआई यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज हमारे सामने, इनका जो 1 मीटर 1 kg है, 1 सेकेंड, ये टेम्परेचर 1 केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर, 1 कैंडेला, 1 मोल, ये डिफाइन कैसे किया गया, मतलब कितने लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, कितना मास होगा कि उसको मैं 1 kg बोलूँगा, टाइम के कितने फ्रैक्शन को मैं 1 सेकेंड बोलूँगा, ये कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है। आगे जो इसमें है इसको वही डेफिनेशन के तौर पर बस बताया गया, हमें बस जानना है, उसको याद नहीं करना है। किसी भी एग्जाम में वो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। शुरुआत में जब एग्ज़ाम 11th में जब शुरुआत में एग्ज़ाम टेस्ट वाले एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें पूछ दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ कोर्स में रहता नहीं है, पढ़ाया नहीं गया रहता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं आते हैं, बस आप बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लेंथ 1 मीटर कैसे डिफाइन किया गया, 1 kg कैसे डिफाइन किया गया, क्योंकि ये भी तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जो भी 1 मीटर है या 1 kg है या 1 सेकेंड है या केल्विन है, एम्पियर है, ये भी तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। हम अपने मन से तो किसी को 1 मीटर मान नहीं सकते हैं कि मैं कह दूं कि नहीं जितना बड़ा मेरा हाथ है वो 1 मीटर हो गया, दुनिया इसी को माने, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। या फिर जितनी दूर तक मैं एक कदम कूद सकता हूँ वो 1 मीटर हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, सातों के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, वो सारे एक्सपेरिमेंट उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है। और उनके बेसिस पे ये 1 मीटर, ये 1 kg, ये 1 सेकेंड या केल्विन से डिफाइन किया गया कि अच्छा ये इतना पर्टिकुलर लेंथ 1 मीटर होगा, इतना पर्टिकुलर मास 1 kg होगा, ठीक है। चलिए डेफिनेशन में आ जाते हैं। स्क्रीन पे विजिबल है सभी लोगों को? Yes, sir. देखिए यस सर। ये सारी जो डेफिनेशन है, फिर से कह रहा हूँ मैं, ये याद करने के लिए नहीं है, बस इनको एक बार देखिए, आपके आंखों के सामने इनको एक बार होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे डेफिनेशन बनाया गया। किसी भी एग्जाम में आते हैं डेफिनेशन नहीं है, ना ही इनमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखे हुए हैं ना ये आते हैं, ठीक है। इनमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे हैं वो भी नहीं आते हैं किसी भी एग्जाम में, बस हमारे जानने के लिए कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, मतलब सभी लोगों ने 1 मीटर इतना ही लेंथ होना चाहिए कैसे माना। जैसे आज हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं और ऐसे नाप के दे देता है 1 मीटर इतनी आसानी से, हर जगह 1 मीटर वही लेंथ होगा, तो वो कैसे एक्सेप्ट किया गया कि हाँ यही लेंथ 1 मीटर होगा, यही मास 1 kg होगा। सामान हम खरीदने जाते हैं, कहते हैं 1 kg, 1 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीटर में जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका एसआई यूनिट हमारा लेंथ है। 1 मीटर जो डिफाइन किया गया कैसे, एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ इतना ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने भाग में लाइट जितना पाथ ट्रेवल करता है वो 1 मीटर डिसाइड किया गया। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेरिमेंट का प्रिसीजन बहुत हाई होगा, तभी जाके उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर भी पाए होंगे। आम आदमी इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। हाईली इफेक्टिव लैब चाहिए उसके लिए। बस हमें इतना जानना है कि 1 मीटर डिफाइन कैसे हुआ। 1 मीटर जो हमारी लाइट है उसको वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए सेकेंड के कितने हिस्से में, ये जो 1/299 इतना लिखा है हमने ना, इतने हिस्से सेकेंड का इतना हिस्से में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वही हमारा 1 मीटर है। आप आगे जाके देखोगे जो 1 डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है 2999, यही लाइट की स्पीड है। कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है क्या? 299792458
Yes, sir. यही लाइट की स्पीड है, ठीक है। और सेकंड के इतने फ्रैक्शन में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को 1 मीटर डिफाइन किया गया। और जैसे 1 मीटर डिफाइन कर दिया गया, फिर आप कहीं भी जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी जाओ, सिंगापुर जाओ, आपको 1 मीटर उतना ही लेंथ मिलेगा जितना इंडिया में मिलेगा, ठीक है। किलोग्राम में आया था, 1 kg है क्या, कह रहे हैं ऐसा यूनिट मास है, 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर। एक सिलेंडर लिया गया किसका, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का। अब फिर से बार बार कह रहा हूँ, जितना टर्म है उतने इंपॉर्टेंट है, बस आंखों के सामने होना चाहिए कि हाँ कभी किसी ने कहीं हमें दिख गया तो हाँ ये फैमिलियर होना चाहिए हमें कि अच्छा प्लैटिनम इरिडियम एलॉय यूज हुआ था केजी, किलोग्राम के फाउंडेशन जब हमने फाइंड किया था। हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, इसका क्या मतलब हुआ, हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। एक सिलेंडर लिया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, ये सिलेंडर है हमारे पास। अब कह रहा है कि जो भी प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से उसका सिलेंडर लिया गया कि इसका जो डायमीटर है, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका जो डायमीटर है ये डी मान लेता हूँ, और इसका जो हाइट है ये दोनों सेम है, ठीक है। इस केस में जो इसका मास होगा वही 1 kg मास लिया गया। क्लियर हुआ। ये जो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है ये कैसे हुआ, यही क्यों लिया गया, ये जिन्होंने इसको बनाया है ये उनके ऊपर छोड़ दो, हमें बस इतना जानना है कि 1 kg आया कहाँ से। 1 kg आया यहाँ से कि एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय लिया गया, उससे एक हमने सिलेंडर बनाया, और उस सिलेंडर का जो डायमीटर था उतने ही हाइट का हमने सिलेंडर भी लिया। अब जितना ऐसा इसका मास हुआ इसी को 1 kg डिफाइन कर दिया गया। क्लियर सभी लोग, कोई डाउट यहाँ तक। कोई डाउट बताइए। नेक्स्ट इसी में सेकेंड है, सेकेंड का डिफाइन किया है कि इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजन 133 एटम। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद नहीं करनी, बस आपको सीजन 133 एटम बस याद रखना। इसी तरह किलोग्राम में प्लैटिनम इरिडियम एलॉय याद रखना, ठीक है। और सेकेंड में जो ये सीजियम 133 एटम का यूज किया जाता है, बस इसको इतना याद रखना बस। ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम में अगर आ सकता है तो बस इतना ही पूछ सकता है कि कौन से मटेरियल का यूज़ किया गया, वो भी नीट के एग्जाम में पूछ सकता है, आईआईटी वाले इस सब एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में बस पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया, 1 एम्पियर कह रहा है कि इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन इन टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर। दो पैरेलल कंडक्टर लिया गया इस तरह से कुछ, और 1 मीटर 1 एम्पियर करंट इन टू स्टेट कंडक्टर या फिर इनफाइनाइट लेंथ के हैं, चलिए ठीक है। ऑफ नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा नेग्लेजिबल एंड प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट। चलिए यहाँ से हमने मीटर मिल ही गया था तो यहाँ पे 1 मीटर इनको डिस्टेंस पे इनको रखा गया। फिर कह रहा है कि हमसे आप नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर फोर्स। यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगा जो होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इतना फोर्स जनरेट करने के लिए जो भी करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा वही 1 एम्पियर कहलाएगा, ठीक है। इतना करंट इतना फोर्स जनरेट करने के लिए इन दोनों के बीच में कंडक्टर वायर्स के बीच में जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे के प्लेस्ड हैं, जो भी इसमें फ्लो हो रहा होगा करंट वही हमारा 1 एम्पियर कहलाएगा। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्या बात है, Yes, sir. क्या लग रहा है अभी तक, ईमानदारी से बताइए। ये जो चीज़ें सर, हैं, हाँ सर ये जो डेफिनेशंस हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, हाँ, ये केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में भी है, यस सर। जो वहाँ पे पढ़ लिया आप और लोगों ने। यस सर, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग है। अलग है, कई तरह के हैं उसमें चीज़ें,
फिजिक्स में इसकी लैंग्वेज इस तरह से है, केमिस्ट्री में लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन उसमें जैसे डेफिनेशन में नहीं जाना। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, बस कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ के रखना है बच्चे। जैसे कि हमने किलोग्राम में बताया प्लैटिनम इरिडियम एलॉय याद रखना, सेकेंड में बताया हमने कि सीजियम 133 एटम याद रखना, एम्पियर में हमने यहाँ पे देखो कि ये न्यूटन पर मीटर है, वैसे ये भी जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? जो से हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं बस वही इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्लैटिनम इरिडियम एलॉय हाईलाइटेड पॉइंट है, सीजियम 133 एटम हाईलाइटेड पॉइंट है। इस एम्पियर वाले पॉइंट में हाईलाइटेड क्या है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ एक मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा है, बस यही है कि न्यूटन पर मीटर ये जो फोर्स है, बस एक ये मैग्नीट्यूड ये कर रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस होते हैं जो पूछे जाएँ, वो भी डेफिनेशन से। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं फिजिक्स में जो पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टोटल 4 हो गए थे पिछले वाले में, नेक्स्ट आता है टोटल 3 और बचे, केल्विन, कैंडेला, मोल। केल्विन हमारा किसका था? टेम्परेचर का था। 1 केल्विन इज द इतना फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट वाटर के आगे डिफाइन कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी, 11th में ही पढ़ेंगे हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में पूरा अच्छे से। इज द टेम्परेचर एट विच आइस वाटर एंड वाटर वेपर को एग्जिस्ट। किसी एक टेम्परेचर पे आइस वाटर एंड वाटर वेपर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वही हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। और जो टेम्परेचर होता है ना, वही 273.16 केल्विन ही होता है। समझ रहे हैं? तो वन डिवाइडेड बाई 273.16 जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 1 केल्विन आंसर आ जाता है। ये फ्रैक्शन देख सकते हैं, ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, 1 डिवाइडेड बाई 273.16। और किससे मल्टीप्लाई करना है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से, टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से। नेक्स्ट आता है कैंडेला CD। इसमें अगर हम देखें luminous intensity, one candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emit monochromatic radiation of frequency। जरूरी नहीं है इसको याद करना, रेडिएशन इतना स्टेरेडियन डायरेक्शन, ये भी जरूरी नहीं। चलिए इंटेंसिटी को मेजर करता है किसको? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसी भी लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करता है, उसमें 1 कैंडेला को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट आता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, तो सब्सटेंस को मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए? तो उसमें आया कि मोल आ गया। मोल को इसमें कार्बन 12 आइसोटोप, ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन 12 आइसोटोप का इसमें यूज़ किया गया। इसमें बोल क्या रहा है कि 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देर आर एटम्स इन 0.012 kg। 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने एलिमेंट्री एंटिटीज होंगे, वो एंटिटी क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, जितने होंगे वही हमारा 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्री, जितने एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने में? 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में, वही हमारे क्या कहलाएंगे? 1 मोल कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी हमने बताया था रेडियन स्टेरेडियन, हम लोग केवल बेसिक सा देखा था कि क्या था। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इससे क्या मतलब हुआ, तो बता सकते हैं? कोई भी? वर्ड्स को ध्यान से देखिए, फिर बताइए क्या कहना चाह रहे हो। देखिए ये हमारा रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है, और ये जो आर्क है कह रहा है ना, आर्क का लेंथ भी रेडियस के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। यानी ये जो आर्क है हमारे पास, ये भी आर लेंथ का ही होना चाहिए, तब जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा यानी थीटा, ये हमारा रेडियन कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाता है। यानी आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यही हमारा रेडियन कहलाएगा। कोई भी एंगल फॉर्मेशन होगा, ऐसे मान लीजिए कोई भी एल लेंथ का आर्क ले लिया हमने और रेडियस हमारा आर है, तो L/R जो भी एंगल फॉर्म होगा उस पर्टिकुलर आर्क के द्वारा उस सेंटर पे, वो हम फाइंड कर लेंगे। और 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए बताया गया है क्या, कि जो आर्क का लेंथ है, आप सिंपल यहाँ देखो जो फार्मूला हमारे पास है कि आर्क डिवाइड बाई रेडियस, अगर मैं आर्क को रेडियस के इक्वल कर दूँ, आर्क को रेडियस के इक्वल कर दूँ तो सिंपली आगे आ क्या जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब रेडियंस का बेसिक समझ में आया क्या है इसका?
कोई भी एक सर्कल है उसमें एक रेडियस स्मॉल आर है, GT square at the place of at square in the first question। ध्यान याद हो 11th में है क्या, अभी क्लास में है क्या? अच्छा एक कल का ऐसा है, ठीक है। रेडियन वाला पार्ट समझ में आया बच्चे सभी लोग? Yes, sir. स्टेरेडियन हमने कहा 3D क्वांटिटी होती है। स्टेरेडियन हमने आपसे बताया था 3D क्वांटिटी एक है। 3D यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, बस देखिए इसको ध्यान से। इसका जो सेंटर पे जो भी एंगल फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर जो सरफेस एरिया होगा ना, ये वाला सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया क्या होगा देखिए, सरफेस इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ स्क्वायर हैविंग ए साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो रेडियस है इसका स्फीयर का, मान लेते हैं आर है, एक स्क्वायर है, बनाएंगे हम आर रेडियस, मतलब लेंथ उसका और ब्रेथ आर होगा। ये जो इसका एरिया होगा क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। इसी एरिया का जो सरफेस है ऊपर, जो सरफेस एरिया है इसी एरिया का होना चाहिए, और यही सरफेस एरिया जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा वही हमारा 1 स्टेरेडियन कहलाता है। वो जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, देखिए रेडियन में तो क्राइटेरिया था कि आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर होना चाहिए, लेकिन स्टेरेडियन में क्राइटेरिया क्या है कि जो इसका रेडियस आर है इसी का जो एक स्क्वायर बनेगा, ये जो रेडियस आर है इसी का स्क्वायर बनाइए उसी आर रेडियस का लेंथ का, तो इसका स्क्वायर का जो भी एरिया होगा दैट इज आर स्क्वायर, तो यही एरिया आर स्क्वायर इस सरफेस का होना चाहिए। और ये जो सरफेस है मतलब 3 डायमेंशनल वाला जो स्फीयर है हमारा, ये सरफेस जो भी सेंटर पे एंगल बना रहा होगा वही हमारा 1 स्टेरेडियन कहलाता है, और वही 1 स्टेरेडियन इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं सरफेस एरिया जगह आर स्क्वायर पुट करूँ डिवाइड बाय आर स्क्वायर पुट करूँ तो कैंसिल आउट होकर 1 बच जाता है। क्लियर? Yes, sir. चलिए रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया। नेक्स्ट आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फिजिक्स में। 10th में ये सब प्रीफिक्सेस शायद देखे होगा आप लोगों ने, किलो तक मेगा होगा देखा होगा आपने, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। जब 11th में हम धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर फिर थर्ड चैप्टर, तो उसमें आपको कैलकुलेशन बहुत मिलेंगे। अब कैलकुलेशन साथ में मैं शुरुआत में कराते जाऊँगा कि कैलकुलेशन को हमें प्रोसीड कैसे करना है, आगे कैसे जाना है, ठीक है। उसके बाद से फिर आप अपने आप उसको करने लगोगे। जैसे कि कुछ प्रीफिक्सेस हैं, जैसे 10 की पावर 1, इनको डेकक बोलेंगे, सिंबल इसका डी है। ये सारे याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देता है मेगा करके दे देगा, मेगा ओम दे देगा, गीगा ओम दे देगा, या फिर माइक्रोफैरड दे देगा, नैनो फैरड दे देगा। तो नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या है, 10 की पावर -6 हमको पता होना चाहिए। इनका यूज कैसे है, जब क्वेश्चन सामने आएंगे मैं बताऊंगा इनका यूज कैसे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं क्या? इनका सिंबल क्या है वो भी है हमारे पास, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक तरह से आपको याद रखनी पड़ेंगी चीज़ें। हाँ, इनको सेपरेटली बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने बोला ना वो डेफिनेशन वाला पार्ट, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी सेपरेटली बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हर एक टर्म आपको याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर एक टर्म आपको याद हो जाएगा। जैसे सेंटी 10 की पावर -2, जैसे नॉर्मली अभी तक आप लोगों ने देखा होगा क्या, 1 सेंटीमीटर लिखते हैं ना, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का क्या लिख सकते हैं हम, सेंटी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 × 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर लिखते हैं हम लोग, तो सेंटी जगह सी, जो ये सी है हमारा सिंबल, यहाँ अपने सिंबल ही तो लिखा है, सेंटी की जगह पर 10 की पावर -2 लिख देंगे, मीटर 1 × 10 की पावर -2 मीटर हो गया। या फिर 1 मिलीमीटर का स्केल भी देखते हो आप लोग, 1 मिलीमीटर, तो ये जो मिली है हमारा, मिली का स्मॉल एम, तो स्मॉल एम का 10 की पावर -3, इसको हम लिखते हैं 1 × 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। पीको हो गया हमारे पास, पीको हो गया 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15, अट्टो 10 की पावर -18। आप ये देखो इसका पॉजिटिव टर्म भी है, 10 की पावर -18 को अगर एटो बोलेंगे तो 10 की पावर +18 को एक्सा, 10 की पावर 15 को पेटा, तो 10 की पावर -15 को फेमटो,
10^12 को टेराबाइट सुना है आप लोगों ने? टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, Yes, sir. ठीक है। तो वहाँ पे एक गीगाबाइट, मेगाबाइट, एक गीगा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 10^9। टेरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 10^12। लेकिन बाइट कंप्यूटर की टर्म में उसमें अलग हो जाता है। 1 किलोबाइट, 1 KB में कितना उसमें लिखते हैं? तो 1024 लिखते हैं हम लोग ना 1 किलोबाइट में। लेकिन 1 किलो अगर आप यहाँ लिखो तो 10^3 लिखोगे। लेकिन कंप्यूटर वाले टर्म में अगर आप लिखते हो 1 किलोबाइट यानी 1024 आप लिखते हो वहाँ पे, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म याद अलग से याद करने की जरूरत नहीं। वैसे कुछ टर्म आपको याद हो भी गए होंगे, कुछ टर्म अगर भूलते हैं बार बार तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे टर्म आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये है हमारा सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। जो यूनिट्स हमने देखा है उसके अलावा भी कुछ कॉमन है, जैसे कि फर्मी। 10^-15 को फर्मी बोल रहा है। 10^-15 को क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है, फर्मी वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। 10^-15 को ही फर्मी बोलते हैं। अच्छा, अभी इसमें हम लोग 10^-15 को क्या बोल रहे थे, यहाँ देख लीजिए, फेमटो। तो फेमटो कहिए या फर्मी बोलिए, दोनों सेम ही है। दोनों में से कोई भी दे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। माइक्रोन, 1 माइक्रोन को 1 माइक्रोमीटर लिखेंगे, माइक्रो की जगह पर 10^-6 लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि माइक्रो जो था हमारा क्या था, बेसिकली 10^-6 था, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, वर्ड ये लिख देता है कि 1 एंगस्ट्रॉम 1 लिख देगा, लेंथ लिख देगा, ठीक है। अब जैसे फर्मी कितना स्मॉल यूनिट है कि जो एक प्रोटॉन है हमारे पास, प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का जो रेडियस होता है वो लगभग 1.2 फर्मी के इक्वल होता है। 1.2 फर्मी के इक्वल होता है 1 प्रोटॉन का जो रेडियस होगा। तो सोचिए प्रोटॉन कितना छोटा है, क्या हम उसको देख पाएंगे क्या? अच्छा, नॉर्मल आजकल जब ये कोरोना वायरस आया था तो मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे कोरोना वायरस हम देख नहीं सकते हैं, तो हम माने क्यों कि कोरोना वायरस है? कोरोना वायरस हम देख नहीं सकते हैं तो हम माने क्यों? इसका क्या आप दोगे सामने से आंसर? ये जो वायरस होते हैं इनका लेंथ होता है 10^-8 मीटर। ये जितने भी वायरसेज होते हैं इनका लेंथ होता है 10^-8 मीटर। क्या हम देख पाएंगे? चलते फिरते क्या हमको No, रास्ते में sir. मिलेगा क्या ये कोरोना वायरस? अगर मिलेगा भी तो क्या देख पाएंगे क्या? 10^-8 मीटर लेंथ को मैं देख पाऊंगा क्या? नहीं देख पाऊंगा, No, sir. ठीक है। चलिए, एंगस्ट्रॉम हमारे पास है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है, और इसको जब सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करोगे, बेसिकली देखो 10^-10 मीटर है, और 1 मीटर में हमको पता है क्या होगा, 10^2 सेंटीमीटर। और जब आप इसे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10^-10 इंटू 10^2 सेंटीमीटर, और ये -10 और +2 मिलके -8 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। यानी 1 एंगस्ट्रॉम। फिर बार बार बोल रहा हूँ कि इसको अलग से बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैठ के देख जरूर लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, इनका ये पावर है, इनका ये पावर है। एकदम दिमाग पे प्रेशर लेके याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारे चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, अपने आप सब सभी आपको याद हो जाएगा। नैनोमीटर में, नैनोमीटर में हम लोगों ने देखा ही था 10^-9 मीटर। नैनो हमने देखा था किससे रिप्रेजेंट करता है, 10^-9 नैनो, और मीटर हमने आगे लिख दिया, ठीक है। अभी Yes, तक sir. केवल यहीं तक स्लाइड ही बन पाया है बच्चे। नेक्स्ट इसमें और भी स्लाइड और कंटेंट बनाऊंगा, मैं तैयार कर लूँगा। तो आज क्लास यहीं तक रहेगा। केवल आज की क्लास हम लोगों ने देखा कुछ जो SI यूनिट है कॉमन, और कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट है, उनका डेफिनेशन क्या है। वो भी डेफिनेशन मैं आपसे फिर कहूँगा, याद करना नहीं है, उसमें कॉमन पॉइंट बस याद रखना है। जैसे सेकंड में सीजियम 133 एटम, केजी में जैसे प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, बस उसमें एक ये भी याद कर लेना कि जो सिलेंडर बनेगा उसका जो डायमीटर होगा और हाइट दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ था क्या इंपॉर्टेंट? प्लेन एंगल का डेफिनेशन आपको पता ही चल गया क्या है। स्टे रेडियन का डेफिनेशन पता ही कर लिया हमने क्या है। केल्विन देख लिया हमने, एक ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पे जो बनेगा, जो टेम्परेचर बनेगा उसको 1/2 से 3.16 करेंगे तो हमारा 1 केल्विन आ जाएगा। और क्या था हमारे पास? कैंडेला मोल, मोल का हमने देखा था कि 0.012
केजी सी कार्बन 12 आइसोटोप का अगर मैं लेते हैं तो उसमें जो भी एंटिटी एटम, जितने एटम प्रेजेंट होंगे, जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, वही हमारा 1 मोल में 1 मोल का अमाउंट होगा। वो अमाउंट भी हम आगे देखेंगे 11th में, वो भी हमारे सामने। ठीक है, तो एक तरह से मैं बोलूँ कि ओवरऑल क्लास 11th की जो फिजिक्स है, 11th-12th की जो फिजिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कहीं भी किसी भी पॉइंट को आपको लगता है कि सर ये मतलब ज़्यादा अजीब सा दिख रहा है या अजीब सा लग रहा है, तो वहीं पे हमको बोलना है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब मन हट जाता है इन सब चीज़ों से, तो फिर वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस मन को या उस मन को हटने नहीं देना इस पॉइंट से। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, मैं बताते जा रहा हूँ। दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है कि इतना सारा टफ टर्म दिया है, सबको याद करना है, क्योंकि जब बुक्स आप देखोगे, इसके साइड बुक, रेफरेंस बुक देखोगे, तो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, वो सारे बुक्स याद नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो अपने आप सारे याद हो जाएंगे। बस क्वेश्चन की पॉइंट है फिजिक्स में, क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व किया पूरे अच्छे से, तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे, कुछ अलग से बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, Yes, sir. चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं। अब इसके नोट्स भी पैरेलल तैयार करते रहिएगा। ठीक है, जब बोलूँगा अपने नोट्स का वो PDF बना के या फोटो खींच के हमको सेंड कर दीजिएगा, देख लेंगे नोट्स किस तरह से बना रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तब तक ले जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।